हमारी जो डिमांड थी वो थी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो होना ही चाहिए, वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन उनकी जगह उन्होंने किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया? प्रहलाद जोशी जिनको देखा गया बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनका वो हार माला डालकर स्वागत कर रहे थे। तो सोचिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती होगी, उनको कैसा लग रहा होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? बलात्कारियों का स्वागत करने वाला इंसान बलात्कारी बना हुआ है। तो हम इसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं करते। दूसरी चीज जो हमने कही थी कि 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए सारी फैमिलीज को, उन सभी फैमिलीज को अभी तक 1 करोड़ का कंपनसेशन गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। मुझे कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि गवर्नमेंट कह रही है कि पहले हमें रूल्स और नॉर्म्स देखने पड़ेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि जहां पर आपको सरकार गिरानी होती है वहां पर रातों रात सरकार गिरा देते हो, जहां पर आपको एमपी एमएलए खरीदने होते हैं वहां पर रातों रात करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए फेंक कर एमपी एमएलए खरीद लेते हो। वहां पर आपको कोई रूल्स और नॉर्म्स दिखते नहीं है। लेकिन जहां पर पीड़ित परिवारों को कंपनसेशन देने की बात आती है और 1 करोड़ का कंपनसेशन है, वहां पर आपको सारे रूल्स और नॉर्म्स याद आ रहे। इसका मतलब आपकी नीयत सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे बहाने ना बनाए। 1 करोड़ का कंपनसेशन सारी उन फैमिलीज को दे दे जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी है, क्योंकि वो फैमिलीज जो है वो कर्जे में डूबी हुई है। सरकार से हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करे। अगर वो नहीं करते तो हमें फिर से आंदोलन पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सारी डिमांड्स मीट नहीं होती है हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैंने तो इसमें पहले दिन से मैं कहता आ रहा था, जब से हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कि इस आंदोलन में बाहर से कुछ लोग भेजे जाएंगे, कुछ गुंडे भेजे जाएंगे जो जानबूझकर ऐसी हरकत करेंगे जिससे प्रोटेस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, जो जानबूझकर ऐसी कोशिश करेंगे कि प्रोटेस्ट बदनाम हो जाए। फिर उन गुंडों की की हुई हरकतों को इस्तेमाल करके जो आरोप जो है वो सीजेपी के लोगों के ऊपर लगाया जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट में अगर हमें ऐसा ही कुछ करना होता तो हम 1 महीना बैठे हुए थे, हम 1 महीने में नहीं कर पाते। ये हमने किया नहीं कहीं से, पर क्योंकि हम पूरे शांतिपूर्ण लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। ये बाहर से भेजे गए हुए गुंडे थे जिन्होंने ये हरकत करी है, और इन गुंडों की प्लानिंग दिल्ली पुलिस के साथ हो रखी थी। क्योंकि जिस प्रोटेस्ट साइट पर मुझे बिना चेकिंग के पुलिस जाने नहीं दे रही थी, वहां पर पुलिस अब बता रही कि 2100 क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे। तो ये 2100 जो क्रिमिनल्स है वो खुलेआम कैसे घूम रहे थे? पहली बात, किसकी गलती है? किसने इन्हें खुला छोड़ा? दूसरी बात, जंतर मंतर पर जहां पर मेरी बिना चेकिंग के एंट्री नहीं होती थी, वहां पर ये 2100 क्रिमिनल्स बिना चेकिंग के कैसे आए? एएनआई की टीम आती थी, एएनआई की टीम के भी इक्विपमेंट चेक होते थे, उनकी टीम की भी चेकिंग होती थी। तो पुलिस ने इन क्रिमिनल्स को बिना चेकिंग के अंदर कैसे आने दिया, या चेकिंग के साथ अंदर आने दिया और बोला कि आप लोग जाओ अंदर माहौल खराब कर लो? तो इसमें पुलिस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसके उन्हें जवाब देने पड़ेंगे। तो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप दिल्ली पुलिस पर। मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं 19 की रात को दिल्ली पुलिस ने पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर के पीछे लगा रखा था, स्टेज के पीछे। अब पत्थरों से भरा ट्रक खड़ा करने का रीजन क्या है? उस ट्रक के बगल में दिल्ली पुलिस ऑलरेडी एक डैमेज्ड वैन खड़ी कर देती है। क्या रीजन है? आप मार्च के पहले 20 जुलाई को हमारा मार्च होना था, उसके ठीक पहले रात को आप एक पत्थरों से भरा ट्रक वहां पार्क करते हो दिल्ली पुलिस के लोग, और एक टूटी हुई वैन खड़ी करते हो, और अगले दिन न्यूज क्या आती है? पथराव हुआ, गाड़ी तोड़ी गई, जिसकी प्लानिंग दिल्ली पुलिस ने पहले से ही करके रखी थी। और जब मैंने ये वीडियो सुबह 20 की जुलाई को सुबह 5:30 बजे ये वीडियो ट्वीट करा था पत्थरों से भरा ट्रक का, तो दिल्ली पुलिस ने जैसे ये ट्वीट देखा मेरा, दिल्ली पुलिस ने हमारी टीम मेंबर्स को बुलाया और कहा कि अभिजीत ऐसे वीडियोस क्यों ट्वीट कर रहा है? ये ट्रक तो एमसीडी का है, ये तो मतलब जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसका जो बचा कुचा डेबरी है वो ट्रक में वो है, पत्थर कहां पर है? तो जिस ट्रक को पुलिस वाले एमसीडी कह रहे थे, अभी रिपोर्ट आ रही है कि वो ट्रक तो हिट एंड रन में पकड़ा गया है। तो पुलिस कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, और पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर पत्थर लाए, पूरी प्लानिंग के साथ टूटी हुई गाड़ी लाई, पूरी प्लानिंग के साथ उनने बाहर से जो गुंडे आए उनकी मदद की। कैसे इस आंदोलन को खराब किया जा सकता है? ये पूरा उनका ही तो फेलियर। ये ऐसा कैसे हो सकता है? होम मिनिस्टर अमित शाह के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उनकी पुलिस बस तभी एक्टिव होती है जब 12 साल की लड़कियों के सर फोड़ने होते हैं? क्या उनकी पुलिस और इंटेलिजेंस, आरएएफ, सीआरपीएफ तभी एक्टिव हो सकती है जब लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनको पीटना, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर लाठियां चलानी है? जहां पर बात गुंडों को रोकने की आती है, क्रिमिनल्स को रोकने की आती है, आप तो रोक नहीं पाए। आप खुद बता रहे हो कि 2100 क्रिमिनल्स जंतर मंतर पर आए थे। तो ये क्लियर अमित शाह का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, और मैं इसे फेलियर नहीं कहूंगा, ये प्लानिंग थी इन लोगों की। नहीं, अभी हमारा वैसा कोई ये इंटेंशन नहीं है
क्योंकि इस देश में अभी पॉलिटिक्स का क्या हाल हो रखा है आपने देख ही रखा है। पार्टियां तोड़ी जा रही है ईडी सीबीआई भेजकर, इलेक्शन हो रहे थे इलेक्शंस में वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं। लोगों का तो भरोसा उठ चुका है एक तरीके से पॉलिटिक्स से, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम सुबह वोट किसी और को करते हैं, शाम को सरकार किसी और की बन जाती है। हम एमपी एमएलए किसी एक पार्टी का चुनते हैं, शाम को वो किसी और पार्टी में होता है। तो जब इस तरह का माहौल है पूरे देश में, तो जहां पर पूरा पॉलिटिक्स से भरोसा उठ चुका है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर करेंगे क्या? मुझे लगता है कि लोगों का जैसा भरोसा उठता जा रहा है सारे इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन खुद ना हो, और चाहे मीडिया क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं इस देश को अब एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है।